ठीक है भाई, आज हम थोड़ा सा विविड सा कॉन्सेप्ट शुरू कर रहे हैं चैनल पे। एनवायरमेंट ज्योग्राफी, मतलब ज्योग्राफी किसकी? एनवायरमेंट की। मतलब इसमें हम पढ़ेंगे एनवायरमेंट और मैन, मतलब आदमी और पर्यावरण के बीच का जो रिलेशन होता है, उसकी जो स्टडी होती है, वही हम डील करेंगे किसके अंदर? एनवायरमेंट ज्योग्राफी के अंदर। मतलब मैन एनवायरमेंट रिलेशंस, इनके बारे में हम जानेंगे कि दो चीज डालेंगे कि व्हाट, और दूसरा हम जानेंगे कि ह्यूमन और एनवायरमेंट के रिलेशन क्या है। ह्यूमन और एनवायरमेंट का रिलेशन कैसे है? मतलब देखो, स्पेस में कौन कौन एग्जिस्ट कर रहा है? एनवायरमेंट और ह्यूमन। तो ह्यूमन एनवायरमेंट के साथ कैसे तो इंटरेक्ट कर रहा है, और एनवायरमेंट ह्यूमन के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है। अच्छा, जो ह्यूमन है वो क्या है? मूविंग है। इस वजह से जनरली होता क्या है कि ह्यूमन एनवायरमेंट के साथ एग्जिस्ट कर रहा है और वो एनवायरमेंट को चेंज कर रहा है, किसी ना किसी तरीके से उसमें छेड़छाड़ कर रहा है। तो वही हमें एनवायरमेंट ज्योग्राफी के अंदर पढ़ना है। अच्छा, व्हाट में हम पढ़ेंगे कि एग्जिस्ट क्या कर रहा है एनवायरमेंट में और हैपनिंग हो क्या रहा है। ठीक है, इन सब चीजों को हम सम्मिलित करेंगे। और जो एनवायरमेंट ज्योग्राफी की बेसिक यूनिट जिस पे स्टडी होगी, वो हमारी क्या रहेगी? बेसिक यूनिट इकोलॉजी होगी, या हम कह सकते हैं इकोसिस्टम होगा। सॉरी, इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम अपनी क्या रहेगी? बेसिक यूनिट। और हम अपनी स्टडी को बोलेंगे इकोसिस्टम बेस्ड अप्रोच, कि इकोसिस्टम के थ्रू हम पूरे एनवायरमेंट ज्योग्राफी को समझने का प्रयास करेंगे। तो फिर से बता देता हूं, एनवायरमेंट ज्योग्राफी किसको पढ़ेगी भाई? मैन और एनवायरमेंट के बीच के रिलेशन को। ठीक है, तो सबसे जो फंडामेंटल यूनिट जो हमारी होगी, जिससे हम एनवायरमेंट ज्योग्राफी को पढ़ने का प्रयास करेंगे, वो क्या रहेगी भाई? इकोसिस्टम। तो सबसे पहला टॉपिक एनवायरमेंट ज्योग्राफी का जिसके साथ हम डील करेंगे, वो क्या रहेगा भाई? इकोसिस्टम। क्या रहेगा? तो इकोसिस्टम। अच्छा, एनवायरमेंट के भी दो क्या हैं? दो कंपोनेंट हैं, एक लिविंग और एक नॉन लिविंग। तो इकोसिस्टम बेसिकली क्या है कि लिविंग और नॉन लिविंग आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, वही क्या है? इकोसिस्टम। तो डेफिनेशन की बात करूं तो इकोसिस्टम इज डिफाइंड एज ए सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिज्म फंक्शनिंग टुगेदर विद देयर नॉन लिविंग एनवायरमेंट। मतलब हम सीधा बोले तो हम बोलेंगे इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग एनवायरमेंट। ठीक है भाई? तो हाँ, ठीक है। तो इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ही, लिविंग ऑर्गेनिजम्स वर्ड बिल्कुल सही नहीं है। लिविंग ऑर्गेनिज्म की जगह हम लिविंग सिस्टम, या नॉन लिविंग एनवायरमेंट की जगह हम नॉन लिविंग सिस्टम की बात कर सकते हैं। सिस्टम में सब कुछ आता है। अच्छा, सिस्टम की अगर बात करें तो सिस्टम में जैसे अपने पास कौन आ जाएंगे? इसके ब्रॉड एक वर्ड में मैं इसको बोलना चाहूं तो बायोटिक। और नॉन लिविंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो ए बायोटिक। तो मैं डेफिनेशन को रीफ्रेम कर रहा हूं। रीफ्रेम क्या होगी कि इकोसिस्टम क्या रहेगा? इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड ए बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरमेंट इज नोन एज इकोसिस्टम। ठीक है भाई? तो अभी हम समझते हैं इकोसिस्टम में अब दो प्रकार के कंपोनेंट रहेंगे। इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट रहेंगे, कौन कौन से? बायोटिक और ए बायोटिक। बायोटिक और ए बायोटिक। अच्छा, बायोटिक कौन से कंपोनेंट है भाई? बायोटिक कौन से कंपोनेंट है? लिविंग कंपोनेंट्स। लिविंग कंपोनेंट्स किसमें आएंगे? बायोटिक में। और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स कौन से आएंगे? ए बायोटिक में। तो एक ब्रॉड सा क्लासिफिकेशन अगर मैं दे दूं तो ये लिविंग है, और ये नॉन लिविंग है। अच्छा, नॉन लिविंग तो आप सीधा ही बता दो, एनवायरमेंट के कौन से कंपोनेंट नॉन लिविंग है? और जिन जो एनवायरमेंट को कंसिस्ट कर रहे हैं, वाटर, सनलाइट, बताइए, लिथोस्फेयर,
और आपका कौन सा हो जाएगा, गैसेज, और भी बहुत सारे एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी सब है अपना, प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन ले लो, वायरस भी नॉन लिविंग कंसीडर, और भी जो भी नॉन लिविंग सारे हैं वो सब में किस में आ जाएंगे भाई, एबायोटिक कंपोनेंट में। ना बता ए बायोटिक, ठीक है। बायोटिक कौन से लिविंग, तो हम बायोटिक को हम दो तरीके से क्लासिफाई करें। अच्छा, इन्हें किसकी, एबायोटिक को खाने की जरूरत नहीं होगी भाई, ध्यान रखो, क्योंकि ये लिविंग है, इनमें कोई भी वो नहीं होगा, जीवन ही है, तो नो नीड ऑफ फूड, इन्हें कोई फूड की जरूरत नहीं होगी, नो बायोलॉजिकली मेटाबॉलिक, ये बायोलॉजिकली एक्टिव नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन ये क्या होंगे, बायोलॉजिकली एक्टिव होंगे, इनकी फूड की जरूरत होगी। तो फूड की जरूरत होगी तो अब फूड बनाएंगे कैसे, तो इसी बेसिस पे हमें इन्हें दो में डिवाइड कर देंगे कि जो अपना फूड खुद बनाएंगे उन्हें हम बोलेंगे ऑटोट्रोफ्स, और जो दूसरों की हेल्प से फूड बनाएंगे उन्हें हम बोलेंगे हेटेरोट्रोफ्स। तो ऑटोट्रोफ्स कौन होंगे, जो कौन सी प्रोसेस कर रहे होंगे, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर रहे होंगे, सीधी बात है, अपना खाना खुद बनाने के लिए। अच्छा, अब अगर बेसिक इकोसिस्टम को समझाना चाहूं तो यहाँ देखो, फोटोसिंथेसिस आपने बचपन से पढ़ रहे हो, ये अपना खाना बनाने के लिए किस किस का यूज करेंगे, सनलाइट का, CO2 का और वाटर का, वो कौन है, एबायोटिक। मतलब बायोटिक को किसकी जरूरत पड़ेगी, एबायोटिक की जरूरत पड़ेगी। तो क्या हो रहा है इकोसिस्टम में, बायोटिक और एबायोटिक के बीच में क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है, समझ में आ रहा है। अच्छा, और दूसरा कौन है, हेटेरोट्रोफ्स। हेटेरोट्रोफ्स कौन होंगे भाई, जो डिपेंड हो, अपना खाना खुद नहीं बनाएंगे, वो किस पे डिपेंड होंगे, ऑटोट्रोफ्स पे। तो इसमें हम कौन कौन ले सकते हैं, जैसे कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स। अब कंज्यूमर्स में भी भाई 3 प्रकार के हो जाएंगे, हर्बीवोर, कार्निवोर, ठीक है, वो हम उसमें ही करें। बेसिकली हम डिकम्पोजर, हाँ बेसिकली हम हेटेरोट्रोफ्स में किसको हमने काउंट कर दिया, कंज्यूमर्स में। अच्छा, इनमें और मैं डिवीजन करना चाहूं हेटेरोट्रोफ्स में, जो कि ये तो कौन लिविंग फूड पे डिपेंड कर रहे हैं। दूसरे कौन से होते हैं, डिकम्पोजर्स। तो डेड और डिकम्पोज्ड मैटर को तो डिकम्पोजर है, जो इन्हें या भी तो एक है बायोटिक ने एबायोटिक में चेंज तो डिकम्पोजर कराएंगे। और तीसरा डेट्रीवोर्स। डेट्रीवोर्स मतलब तीसरे कौन है भाई, डेट्रीवोर्स। बताइए, ये क्या करते हैं भाई, इंट्रासेलुलर डाइजेशन करते हैं। अच्छा, हाँ ठीक है भाई। तो पर ये पहले तो डिकम्पोजर, पहले डाइट्रोसाइट लिखना था ना सर, डेट्रोसाइट फिर डिकम्पोजर, क्योंकि डिकम्पोजर बायोटिक ने एबायोटिक में चेंज करा। किस चीज का, डिकम्पोजर बायोटिक ने एबायोटिक में चेंज करा, तो ठीक है। तो पहले डी वो लिखना है, ओके। तो हेटेरोट्रोफ्स में हमने कौन सी पढ़े, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स। अच्छा, डिकम्पोजर्स और डेट्रीवोर्स में फर्क क्या है। डिकम्पोजर्स कौन है भाई, इनमें क्या हो रहा है, देखो समझाता हूं मैं आपको, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। मान लो ये कोई मरा हुआ मैटर है, तो इस पे क्या करेंगे ना, जैसे बैक्टीरिया और फंजाई हो गया और स्मॉल ऑर्गेनिज्म, वो क्या करेंगे, इन पे एंजाइम सीक्रेट करेंगे, ठीक है। और उसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, डीकंपोज हो जाएगा। जैसे अपने घर में रखी हुई ब्रेड, जो भी चीजें, समझ रहे हो ना, जैसे बूफन वगैरह लग जाती है, तो वो किन के काम होते हैं, बैक्टीरिया और फंजाई के, वो किस कैटेगरी में है, डीकंपोजर्स में आएंगे। डेट्रीवोर्स कौन है, इसी मटेरियल को पहले छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे और फिर डीकंपोज करेंगे, जैसे अपना अर्थवॉर्म हो गया, ठीक है भाई, समझ में आया। तो हेटेरोट्रोफ में फर्दर हमने क्लासिफिकेशन कर दिया, कंज्यूमर, डीकंपोजर, डेट्रीवोर्स। ऑटोट्रोफ में फोटोसिंथेसिस, ऑटोट्रोफ में जो खुद फूड बनाते हैं। ऑटोट्रोफ में कौन कौन आ जाएंगे भाई, प्लांट्स और सर्टेन काइंड ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है भाई। प्लांट्स में भी अगर मैं बात करूं तो ग्रीन प्लांट्स जो क्या परफॉर्म कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं। क्या बोलते हैं, और
इसमें एल्गी भी आएंगे। एल्गी। एल्गी भी एक सर्टेन काइंड ऑफ बैक्टीरिया में आ जाती है। एल्गी भी इसके पास क्या होता है, फोटोसिंथेसिस करने की कैपेबिलिटी होती है, तो अपना फूड ये खुद बना लेती है। तो एक बार फिर से पूरे इस फोटो को देख लो, बहुत काम की फोटो एल्गी है। के साथ फंगी लिखना जरूरी होगा। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट। ये हमने चार्ट बना रखा है, इकोसिस्टम को हमने दो में कर दिया है डिवाइड, बायोटिक, एबायोटिक। बायोटिक के दो पार्ट, ऑटोट्रोप, हेटेरोट्रोप्स। एबायोटिक में तो बेसिकली हमें पता ही है जो नॉन लिविंग चीजें हैं। ऑटोट्रोप्स में अपने प्लांट और बैक्टीरिया हो गए और एल्गी हो गई। हेटेरोट्रोप्स में हमने 3 डिवीजन कर दिए, कंज्यूमर्स जो डायरेक्टली लिविंग ऑर्गेनिज्म पे फीड करेंगे, जैसे प्लांट या एनिमल्स पे। डिकम्पोजर्स और डेट्रीवर्स क्या है, मरे हुए जो ऑर्गेनिज्म है उनको फीड करेंगे, लेकिन उनका जो प्रोसेस होगा ना उनको फीड करने का, वो थोड़ा अलग होगा। पहला कौन सा रहेगा, बैक्टीरिया और फंजाई सीक्रेट एंजाइम सीक्रेट करेंगे उनसे, और डेट्रीवर्स उनको स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट्स में पहले तोड़ेंगे और फिर उनको डिकम्पोज करेंगे। तो ये हमारा इकोसिस्टम कंसिस्ट करता है, इससे बाहर इकोसिस्टम में कुछ भी हम नहीं कह सकते। ठीक है भाई। अच्छा, मैं इस पूरी फोटो को अगर इकोसिस्टम को शॉर्ट में समझाना चाहूँ तो किस तरीके से इकोसिस्टम में ऑपरेशन होता है भाई। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म 1 है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म 2 है, ठीक है। एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म 1 है, एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म 2 है। तो ये इसके साथ इंटरेक्ट कर सकता है, 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 ये इसके साथ, ये इसके साथ, मतलब क्रॉस इनका सभी का आपस में। अच्छा, और मैंने एक एरो लगाया, बहुत बड़ी गड़बड़ करी, ये आपस में इंटरेक्ट कर रहे होंगे। तो ये जो फोटो है ये एक इकोसिस्टम को अपने आप में समझा रही है बहुत शॉर्ट तरीके में। ये आप मेंस में डायग्राम बना सकते हो कि यही है इकोसिस्टम, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग का आपस में भी होता है, लिविंग का नॉन लिविंग के साथ भी होता है, और नॉन लिविंग का नॉन लिविंग के साथ भी होता है। नॉन लिविंग का नॉन लिविंग का आपका समझ में नहीं आया होगा कैसे। लेट से अपने अर्थ पे क्या है भाई, लिथोस्फेयर है, लेट से लिथोस्फेयर है, उस पे सनलाइट पड़ रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसमें केमिकल चेंजेस आ रहे हैं, समझ रहे हो। वेदरिंग की प्रोसेस जो हो रही है, वेदरिंग की प्रोसेस कैसे होती है भाई, एयर से क्या पत्थर टूटेगा, उसका क्या होगा, मिट्टी बनेगी, तो वो भी क्या बना रहा है। अच्छा, इन सब में सोइल भी आप जोड़ सकते हो, मतलब ये तो नो अनलिमिटेड है। टेम्परेचर, सनलाइट में आपने टेम्परेचर भी जोड़ दिया, मतलब नॉन लिविंग तो चलते रहेंगे, इनकी कोई वो नहीं है। तो ये हमारा इकोसिस्टम पूरा हो गया। ठीक है भाई। तो अब हम समझेंगे कि इकोसिस्टम में के काम क्या क्या होते हैं, फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। तो अब हम आते हैं भाई फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम पे। ठीक है भाई। तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं भाई, इकोसिस्टम को थोड़ा फर्दर पढ़ रहे हैं। तो इकोसिस्टम के हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक में हम 2 चीजें पढ़ेंगे, एक तो इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर और दूसरा हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम के फंक्शन। हम वीडियो को शॉर्ट और क्लिप, ताकि आप शॉर्ट टाइम में बहुत अच्छे से रिवाइज कर पाए और पूरी इंफॉर्मेशन इसमें रहेगी। तो इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर ट्रॉफिक लेवल से डिफाइंड है, मतलब ट्रॉफिक वाला कंसेप्ट ये किसने दिया था, R.L. लिंडमैन ने दिया था भाई। किसका कॉन्सेप्ट दिया था, ट्रॉफिक लेवल का, मतलब किससे रिलेटेड दिया था ये, कि जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं आपके इकोसिस्टम के, उनकी फीडिंग हैबिट्स के हिसाब से उनको एक ट्रॉफिक लेवल में अरेंज कर दिया। ट्रॉफिक लेवल का मतलब बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। तो उसने एक पिरामिड के हिसाब से उसको अरेंज किया था, वही फोटो हम बना रहे हैं और समझ लेंगे कि क्या चक्कर है, ठीक है। तो हम किसकी बात करेंगे, 4 उसने ट्रॉफिक लेवल बनाए थे बेसिकली, 4 से ज्यादा। वैसे तो ट्रॉफिक लेवल अनलिमिटेड हो सकते हैं, लेकिन हम जो स्टैंडर्ड डायग्राम है उसकी बात कर रहे हैं। सबसे नीचे कौन आएंगे, प्रोड्यूसर्स, और वो कौन सा होगा, ट्रॉफिक लेवल 1। सबसे पहले कौन आएंगे, प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स कौन होंगे भाई, प्रोड्यूसर कौन होंगे भाई, ऑटोट्रोफ्स। ऑटोट्रोफ्स प्रोड्यूसर्स कौन है, ऑटोट्रोफ्स है। ऑटोट्रोफ्स में कौन कौन आएगा, प्लांट्स और यार इसी बात तब ध्यान ना दिया ज्यादा, हाँ, और फंजाई, ठीक है। उसके ऊपर कौन आएंगे भाई, अब प्रोड्यूसर्स मतलब प्लांट्स को कौन खाएंगे, तो अब कंज्यूमर्स। लेकिन कंज्यूमर्स को उसने 2 से 3 अलग अलग ट्रॉफिक लेवल में डिवाइड किया, प्राइमरी कंज्यूमर,
सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर, यही हमारे ऊपर के। तो अभी ये तीनों कंज्यूमर्स आएंगे, देखो ये सभी कंज्यूमर्स ही हैं, लेकिन कंज्यूमर्स के डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल हैं। ये कौन है? प्राइमरी कंज्यूमर, ये सेकेंडरी कंज्यूमर, ये टर्सरी कंज्यूमर। इस प्राइमरी कंज्यूमर्स को हम क्या बोलते हैं भाई? हर्बीवोर्स, जो क्या खाएंगे? सिर्फ प्रोड्यूसर्स को ही खाएंगे। सेकेंडरी कंज्यूमर्स कौन आएंगे? सेकेंडरी कुत्ता, बिल्ली, फलाना धक्कड़ा। तो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को हम क्या बोलेंगे? कार्निवोर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स को हम क्या बोलेंगे? कार्निवोर्स। और टर्सरी कौन से हो गए? टॉप कार्निवोर्स। टॉप कार्निवोर्स क्या है? जो इन कार्निवोर्स को भी खा लेंगे। एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो हर्बीवोर में कौन कौन आएंगे भाई? डियर, डियर, टिड्डा, मतलब जो किस पे ऑपरेट करेंगे? ऑटोट्रोफ्स पे, जैसे घास फूस पे, ठीक है। कार्निवोर में कौन आएंगे? जो इन हर्बीवोर्स को खाएंगे, लेकिन छोटे हर्बीवोर्स को खाएंगे। कौन कौन हो गए? जैसे अपने छोटे डॉग, कुत्ता, बिल्ली, सांप और स्नेक, कैट, ये सब, ठीक है। और इनको भी जो खाएंगे, जो टॉप लेवल के, जो, और देख रहे हो एक चीज देख रहे हो तुम, ये पिरामिड का साइज छोटा क्यों होता जा रहा है? नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो नंबर कम होता जाएगा। क्यों नंबर कम? जैसे भाई घास बहुत ज्यादा मिलेगी, उसके बाद जो संख्या मिलेगी वो हर्बीवोर्स की मिलेगी। ऊपर ऊपर जा रहे हैं तो क्या होता जाएगा? नंबर इनका कम होता जाएगा। वो हम समझेंगे एनर्जी, जो इकोसिस्टम का एक प्रिंसिपल होता है एनर्जी को लेके, कि एनर्जी ट्रांसफर कम होती है तो सर्वाइवल रेट ऊपर ऊपर घटता जाता है, ठीक है। फिर तो हमें ये भी समझ आएगा कि शेर इतने कम ही क्यों होते हैं कभी भी, शेर का अमाउंट, और घास या अपने डियर्स का अमाउंट इतना ज्यादा क्यों होता है, वो हम, ठीक है। तो ये हमारा सारा हो गया। तो ये ट्रॉफिक लेवल 1, ट्रॉफिक लेवल 2, ट्रॉफिक लेवल 3, ट्रॉफिक लेवल 4। ये क्या रहेगा भाई? इकोसिस्टम का क्या रहेगा? बायोम, ठीक है भाई। तो ये स्ट्रक्चर हो गया। अच्छा, ये जो लीनियर स्ट्रक्चर हुआ, लीनियर स्ट्रक्चर किसका? बायोटिक कंपोनेंट्स के, फूड हैबिट्स का। इसी को क्या बोलते हैं? फूड चेन। तो एक शॉर्ट सी फूड चेन हम बनाना चाहेंगे। तो इसी में कॉन्सेप्ट किसका आ गया? फूड चेन। फूड चेन क्या है? लीनियर अरेंजमेंट ऑफ, लीनियर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, लीनियर अरेंजमेंट्स ऑफ बायोटिक components according to their food habits। तो लीनियर डायरेक्शन में, जैसे एक सिंपल सी फूड चेन में बनाना चाहूं तो सबसे नीचे जो हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ग्रास, ट्रॉफिक लेवल 1 प्रोड्यूसर। ग्रास को कौन खाएगा? डियर। डियर को कौन खाएगा? डियर का, डियर को कोई भी खा सकता है। शेर। डियर को देखो, डियर को ये तो शेर भी खाता है। तो हम भाई देखो, ये जो ट्रॉफिक लेवल मैंने बताए थे 4, ये नहीं है कि हर फूड चेन में फिक्स 4 ही ट्रॉफिक लेवल रहेंगे या 3 ही ट्रॉफिक लेवल रहेंगे, 4 के 5 भी हो सकते हैं, ठीक है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये यहाँ पर आ गया अपना लोयन या टाइगर, इस पर ज्यादा तो ये लीनियर अरेंजमेंट क्या हो गई? फूड चेन। अब एक और मार्केट में फूड चेन चल रही होगी सिमिलर पैटर्न की, तो हमने जैसे लेट से इसको A1, A2, A3, ये हो गई फूड चेन 1, और ऐसे ही दूसरी भी कोई फूड चेन चल रही होगी B1, B2, B3, और ये इनसे रिलेट या किसी तरीके से रिलेट करके, जैसे B2 फूड चेन में छोटी सी बनाना चाहूंगा, ग्रास, ग्रास ऊपर, फ्रॉग, स्नेक, स्नेक, स्नेक ने खाना वाला कोई और, ईगल। तो ये क्या हो गई? दूसरी फूड चेन हो गई। लेकिन यहां हम एक चीज देखेंगे कि ग्रास ऊपर यहां भी किसको खा रहा है? ग्रास को खा रहा है। ये लोयन मान लो,
फ्रॉग को तो नहीं खाएगा लोयन। अरे फूड ट्रैप समझाना चाहता ये क्या हो गई, फूड चेन 2 हो गई। अब अगर देखो ग्रास होपर को किसने खाया, फ्रॉग ने। ग्रास होपर को दूसरी तरफ कौन खा सकता था, कैट। कैट खा सकती थी, और हो सकता है इस कैट को कौन खा जाए, लोयन खा जाए। मतलब जब ये बहुत सारी फूड चेन आपस में क्या हो जाएंगी, मिक्स हो जाएंगी, इनका एक वेब बन जाएगा, तो वो कंसेप्ट क्या हो जाएगा, फूड वेब का। फूड वेब। तो एक इकोसिस्टम में दो चीजें ऑपरेट करती हैं, फूड चेन और फूड वेब। तो फूड चेन की अगर डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर रिलेशनशिप ऑफ फीडिंग हैबिट्स एंड एनर्जी ट्रांसफर ऑफ ए इकोसिस्टम। और फूड वेब क्या रहेगा, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स ऑफ फूड चेन। फूड वेब क्या है भाई, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ फूड चेन। तो ये हमने स्ट्रक्चर देख लिया। स्ट्रक्चर में 3 चीजें देखी। सबसे पहले हमने ट्रॉफिक लेवल समझे, और उसके बाद फूड चेन और फूड वेब का कंसेप्ट समझा। अब हम आते हैं इकोसिस्टम काम क्या क्या करता है, इकोसिस्टम में के काम क्या क्या है, फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। तो यहां लिख देता हूं, इसमें 3 मेजर कंसेप्ट थे, ट्रॉफिक लेवल, फूड चेन, फूड वेब। फंक्शंस इकोसिस्टम के 2 रहेंगे, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी और ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिएंट्स। क्या क्या रहेगा भाई इकोसिस्टम में, इकोसिस्टम के 2 काम रहेंगे, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। हाँ तो भाई हमने मेन पेज पे लिख लिया। तो इकोलॉजी के इकोसिस्टम के 2 फंक्शन है भाई, एक तो क्या होता है एनर्जी का ट्रांसफर होता है, और एक न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसफर होता है। इनमें बेसिक डिफरेंस क्या रहेगा ना, कि एनर्जी का ट्रांसफर लीनियर होता है और न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसफर साइक्लिकल मैनर में होता है, या हम इसको सर्कुलर फ्लो भी बोलते हैं। समझेंगे, पहले हम एनर्जी के बारे में सारे कंसेप्ट जान लेते हैं। तो ये हमारा पिरामिड था, इसमें ट्रॉफिक लेवल 1, ट्रॉफिक लेवल 2, ट्रॉफिक लेवल 3 और ट्रॉफिक लेवल 4। तो क्या हो रहा होगा, ग्रास डियर ने खाई तो उसमें एनर्जी ट्रांसफर हो रही होगी। डियर को किसने खाया, डियर को लास्ट वाला भी खा सकता है, दोनों खा हाँ डियर को अब ट्रॉफिक लेवल 3 भी खा सकता है और ट्रॉफिक लेवल 3 को 4 भी खा सकता है। तो उसके पास क्या होगी, एनर्जी ट्रांसफर होगी। और एनर्जी रूल क्या कहता है कि हर ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। मतलब एफिशिएंसी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि मान लो यहाँ 100 जूल एनर्जी थी, तो यहाँ जो एनर्जी ट्रांसफर होगी वो 10 जूल होगी, तो यहाँ 1 जूल होगी और यहाँ 0.1 जूल होगी। ये मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, साइंटिस्टों ने रिसर्च के बाद बताया कि एफिशिएंसी 2 से 10% होती है। कितनी होती है, जनरली एनर्जी ट्रांसफर की एफिशिएंसी 2 से 10% होती है। तो हम जीएस के केस में लेके चलेंगे कि 10%, और इसी को क्या बोलते हैं, 10% एनर्जी ट्रांसफर रूल। और हम बोलते हैं कि इकोलॉजी की एनर्जी ट्रांसफर की एफिशिएंसी कितनी होती है भाई, 10%। और ये किसको फॉलो कर रहा है, ये एनर्जी ट्रांसफर, अगर किसी ने फिजिक्स या केमिस्ट्री थोड़ी बहुत पढ़ी होगी तो ये कर रहा है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली क्या कहता है कि अगर कोई मशीन है, उसमें हम कुछ इनपुट डालेंगे, यानी कुछ एनर्जी डालेंगे E1, और हम कुछ E2 एनर्जी निकालेंगे, तो हमेशा E2 इज लेस देन E1 होगा। मतलब बीच में कहीं क्या, लोअर टू हायर, बीच में क्या हो रहा होगा, एनर्जी लॉस हो रहा होगा, हायर टू लोअर फ्लो। मतलब कभी कोई भी मशीन, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, कोई भी मशीन 100% एफिशिएंट नहीं हो सकती। तो कोई भी सिस्टम 100% एफिशिएंट नहीं हो सकता, और उसी तरीके से कोई भी इकोसिस्टम 100% एफिशिएंट नहीं हो सकता। और अपने केस में तो 10% ही एफिशिएंट होता है, मतलब केवल 10% एनर्जी ही एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में क्या हो रही होगी, ट्रांसफर हो रही होगी। तो ये पहला कंसेप्ट किसका था, एनर्जी ट्रांसफर का।
ठीक है भाई। तो एनर्जी में दो कंसेप्ट हमने सीखे कि एक तो एनर्जी का फ्लो लीनियर होगा जो हमारे प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और दूसरा केवल 10% इसकी एफिशिएंसी होगी, मतलब 10% ही एनर्जी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जा रही होगी, ठीक है। और दूसरा इसको रिलेट थर्मोडायनामिक्स, सेकंड ऑफ थर्मोडायनामिक्स से भी कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं किस पे, ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिएंट्स के लिए। तो न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसफर क्या होता है, सर्कुलर फ्लो में होता है। तो एक बार इसको समझने के लिए छोटा सा मैं डायग्राम बनाना चाहूंगा। कौन अभी करी, किसी जीव ने भी सामने करी, ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिएंट, शेर हाँ। प्लांट नहीं, तो हम एक न्यूट्रिएंट लेके चलते हैं, लेट्स से हमारे पास कोई भी एक न्यूट्रिएंट है, सबसे कॉमन वाला न्यूट्रिएंट जो सब सुनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, कार्बन तो कार्बन लेट्स से सबसे नीचे अपने पास कौन होते हैं भाई, प्लांट है, ठीक है। प्लांट डिकम्पोज होगा, प्लांट डिकम्पोज होगा, लिथोस्फीयर पे डिकम्पोज होगा। प्लांट डिकम्पोज होकर किस पे गिर जाएगा, लिथोस्फीयर पे डिकम्पोज। भाई अब इसमें से क्या निकलेगी, CO2। अब CO2 कहां जाएगी, हाँ देखो समझाता हूं, इसमें से क्या निकलेगी, लेट से CO2। अब ये CO2 एक तो कहां जाएगी, एटमॉस्फेयर में। दूसरी CO2 भाई कहां जा सकती है, ओशियन में। अरे अपने ओशियन वाटर में भी तो CO2 होती है। अच्छा, और एटमॉस्फेरिक CO2 को वापस कौन ले लेगा भाई, प्लांट कंज्यूम कर लेगा, ठीक है भाई। तो हमने देखा कि CO2 घूम फिर के वापस कहां आ गई, अपने प्राइमरी सोर्स के पास आ गई, जहां से CO2 क्या हुई थी, प्रोड्यूस हुई थी। मतलब CO2 किस में न्यूट्रिएंट किस में चलता है, एक सर्कुलर फ्लो। और दूसरी बात, न्यूट्रिएंट कभी भी क्या नहीं होता, डिस्ट्रॉय नहीं होता, एलिमेंट है वो हमेशा न्यूट्रिएंट किस में, न्यूट्रिएंट में आता है ना CO2 कैटेगरी, न्यूट्रिएंट। कार्बन बहुत, अच्छा न्यूट्रिएंट्स होते क्या है, नहीं कार्बन एलिमेंट है, CO2 तो एक न्यूट्रिएंट हो गया ना, जिसकी बायोटिक एक्चुअल में है क्या। हाँ, न्यूट्रिएंट की हमने डेफिनेशन तो पढ़ी नहीं, मतलब न्यूट्रिएंट्स वो चीज है जो बायोटिक कंपोनेंट के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है और विकास। मतलब अगर डेफिनेशन की बात करें तो एलिमेंट्स विच आर वाइटल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑफ द प्लेनेट, ठीक है। ये अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं एटमॉस्फेयर में, लिथोस्फेयर में, हाइड्रोस्फेयर में और बायोस्फेयर में। तो इसमें क्या हो रहा होगा, न्यूट्रिएंट ट्रांसफर में 4 प्रोसेस हो रही होंगी। अगर मैं एक वो बनाना चाहूंगा, सबसे पहले क्रिएशन हो रही होगी किसी भी न्यूट्रिएंट की, फिर क्या हो रही होगी, मेंटेनेंस हो रही होगी, उसके बाद क्या हो रहा होगा, ट्रांसफर हो रहा होगा। ट्रांसफर या मतलब हम बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होगा, और फिर वापिस इसका क्या हो रहा होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होगा। तो एक न्यूट्रिएंट इस तरीके से काम करेगा। अच्छा, अब ये न्यूट्रिएंट साइकिल जो हमने बेसिकली CO2 की क्रिएशन वर्ड गलत है इधर, बेसिक फॉर्म में इकट्ठा हो रहे हैं एक जगह, तो इकट्ठा होना क्या बोलेंगे आप इंग्लिश में, हाँ कलेक्टिव क्रिएशन तो हो नहीं सकता, कलेक्शन बोल सकते हैं, लैंग्वेज पे सुधार नहीं क्रिएशन भी हो रहा है, क्रिएशन क्यों नहीं हो रहा, उस हिसाब से एक क्योंकि एलिमेंट का किसी का क्रिएशन थोड़ा उसका है, CO2 का तो क्रिएशन हो रहा है ना, C का तो नहीं हो रहा, मतलब कार्बन और O2 तो कहीं ना कहीं मिलेंगे ना, उसको हम क्रिएशन बोल रहे हैं। एक वो प्रोसेस किसके अंदर हो रही है, प्लांट के अंदर हो रही होगी। तो CO2 न्यूट्रिएंट थोड़े, ये तो एक गैस है वो तो, हाँ अरे तो न्यूट्रिएंट की हमने डेफिनेशन क्या बताई है, तो फास्फोर सल्फर या भाई न्यूट्रिएंट हमने कहा है वो वाइटल एलिमेंट्स जिनकी जरूरत होगी लाइफ फॉर्म्स या हमारे प्लेनेट को सर्वाइवल के लिए। केवल न्यूट्रिएंट्स हम लिविंग के लिए बात नहीं कर रहे, नॉन लिविंग के सर्वाइवल के लिए भी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होगी, ठीक है भाई। अच्छा, तो ये किसमें काम ट्रांसफर होते हैं, सर्कुलर मैनर में। तो न्यूट्रिएंट्स के केस में 2 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स अपने पास अपने एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, पेपर में यही आता है, माइक्रो और मैक्रो।
मैं तो तो लिख रहा हूँ। इनकी बस अपने को सबसे इंपॉर्टेंट क्या है भाई, एग्जाम्पल जरूरी है। तो एग्जाम्पल क्या है भाई, मैक्रो मैक्रो और माइक्रो का मतलब क्या है, जो ज्यादा अमाउंट में है और कम अमाउंट में है, और कोई भी मतलब नहीं है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं भाई, सबसे कॉमन वाले कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम। और नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस भी। एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे हैं। माइक्रो माइक्रो में जो कम अमाउंट में पाए जाते हैं वो कौन से हैं, आयरन, Fe, Zd, मोलिब्डेनम, Zn, मैग्नीज, Cu और Mn एटसेट्रा। अच्छा मैं इनका फुल फॉर्म बताता हूँ, आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीज और भी बहुत सारे, मतलब ये कभी खत्म नहीं होंगे, लेकिन जो मैंने लिखे हैं बोर्ड पे मोर और लेस इन्हीं में से कोई सवाल बनेगा वो बनेगा, मेजरली यही है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम। ये सब किस, ये इनका क्या होगा भाई, न्यूट्रिएंट्स का हमने बता दिया। और इन न्यूट्रिएंट्स की जो साइकिल चलेगी वो क्या है, बायो जियोकेमिकल साइकिल। वो आप खुद पढ़ें किताबों से, कुछ नहीं है, 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, उनको एक अलग वीडियो में समझा देंगे, ठीक है। तो हम इकोसिस्टम को बेसिकली समझ रहे हैं, ठीक है। अब मैं थोड़े से मेंस के कंसेप्ट्स पे आता हूं। मेंस के कंसेप्ट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इकोसिस्टम। तो 3 से 4 प्रिंसिपल हैं, उनमें कुछ टर्मिनोलॉजीज है, थोड़ा सा बेसिकली हम उनको समझेंगे तो हमारा इकोसिस्टम क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। हाँ, तो प्रिंसिपल ऑफ इकोसिस्टम में भाई क्या क्या है, चार बेसिकली मैं बातें बताना चाहूंगा। नंबर 1 पे कौन है कि भाई फंडामेंटल यूनिट क्या है भाई हमारी एनवायरमेंट ज्योग्राफी की स्टडी की, वो कौन है, इकोसिस्टम। इसको हम लेके पढ़ेंगे। दूसरा, इकोसिस्टम एक मैकेनिज्म पे काम करता है, जिस मैकेनिज्म का नाम क्या है, होम्योस्टेटिस। अच्छा, ये होम्योस्टेटिस जो वर्ड है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये अपने पूरे ही एनवायरनमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब पूरा एनवायरनमेंट ही हमारा होम्योस्टेटिस मैकेनिज्म पे काम करता है। मतलब होम्योस्टेटिस मैकेनिज्म है क्या, समझाता हूं। किसी भी एक इकोसिस्टम की एक कैरिंग कैपेसिटी होती है, कैरिंग कैपेसिटी होती है, मतलब जहां तक वो एक्सटर्नल स्ट्रेसेस या जो नॉर्मल स्टेट है, लेट्स से एक स्प्रिंग का मैं एग्जांपल लेता हूं, ये एक स्प्रिंग है, ठीक है। अगर मैं इसको कंप्रेस करूं एक सर्टेन डिस्टेंस तक ही कंप्रेस होगी, या मैं इसको इलोंगेट करूं तो एक सर्टेन डिस्टेंस तक क्या होगी, ये इलोंगेट होगी। तो एक रेंज आ गई, एक यहां तक ये क्या कर लेगी, वापस अपनी प्राइमरी स्टेज को क्या कर सकती है, अटेन कर लेगी। मतलब एक नॉर्मल स्टेज से अगर हम डिविएट करें एनवायरनमेंट को, तो एनवायरनमेंट एक फिक्स्ड स्टेज तक अपने आप को वापस क्या कर सकता है, रिकवर कर सकता है। लेकिन अगर तुमने इसको स्ट्रेस इतना बढ़ा दिया कि इसको और ज्यादा कंप्रेस कर दिया या इसको और ज्यादा इलोंगेट कर दिया, तो दोनों ही केसेस में एनवायरनमेंट क्या है, अपने आप को रिकवर नहीं कर पाएगा। ये जो रिकवर करने वाली प्रोसेस थी ना, यही क्या है, होम्योस्टेटिस। मतलब एनवायरनमेंट अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करता है, वापिस से अपनी नॉर्मल स्टेज में आ जाता है, अगर एक फिक्स तक उसको डिविएट करा जाए तो। लेकिन आज के दिन क्या हो रहा है भाई, एंथ्रोपोलॉजिकल रीजंस के कारण, मतलब एंथ्रोपोलॉजिकल रीजन मतलब ह्यूमन इंटरफेरेंस के कारण, ह्यूमन ने एनवायरनमेंट में अपने फायदे के लिए बहुत ज्यादा इंटरफेयर कर दिया है। उसकी वजह से ये लिमिट एक्सीड हो गई है, मतलब एनवायरनमेंट की जो कैरिंग कैपेसिटी है उसको एक्सीड कर दिया है। उसकी वजह से होम्योस्टेटिस मैकेनिज्म काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो इसको रिलेट कर सकते हैं हम पोल्यूशन से। भाई हमने पोल्यूशन इतना कर दिया है कि जैसे समुद्रों में हमने इतना पोल्यूशन कर दिया कि एक फिक्स टाइम तक समुद्र अपने पोल्यूशन को काउंटर कर लेता है, या हमने पोल्यूशन एनवायरनमेंट में इतना एक फिक्स टाइम तक ग्रीन हाउस गैसेस जितनी भी हम रिलीज कर रहे हैं उनको मैनेज कर लेता है कौन,
एनवायरनमेंट किसी भी तरीके से अपने हीट बैलेंस मैकेनिज्म से, लेकिन अब हमने ग्रीन हाउस गैसेज का अमाउंट इतना ज्यादा बढ़ा दिया है कि उसको अब एनवायरनमेंट रिकवर नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से एब्सर्ड फिनोमिना जैसे कि टोटल टेम्परेचर राइज हमें देखने को मिल रहे हैं। और अगर होम्योस्टेटिस मैकेनिज्म काम नहीं करता है तो उसका सबसे खतरनाक जो इम्पैक्ट होता है वो होते हैं एक्सट्रीम इवेंट्स का होना। एक्सट्रीम इवेंट्स कब होते हैं एनवायरनमेंट में? जब उसकी कैरिंग कैपेसिटी क्या हो गई हो, एक्सीड हो रही हो। एक्चुअली में वो एक्सट्रीम इवेंट्स का काम भी क्या होता है, एक्सट्रीम इवेंट्स का काम भी क्या होता है, इन्वायरमेंट को नॉर्मल स्टेज में लाना। एक थ्योरी तो ये भी है कि होम्योस्टेटिस मैकेनिज्म तो हमेशा काम करेगा। अगर हम उसकी कैरिंग कैपेसिटी को ज्यादा एक्सीड करना चाहेंगे तो एनवायरनमेंट फिर अपने दूसरे मोड में आ जाएगा, मतलब जो ये एक्सट्रीम कैलामिटीज, अगर एक ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई तो वो या तो एक्सट्रीम कैलामिटीज या तो अर्थक्वेक लाएगा या फ्लड लाएगा, उससे क्या कर देगा, पूरी की पूरी जितनी भी एक्स्ट्रा पॉपुलेशन है उसको क्या कर देगा, साफ कर देगा। तो ये क्या है होम्योस्टेटिस मैकेनिज्म। होम्योस्टेटिस की एक लाइन में डेफिनेशन कह दें तो द मैकेनिज्म ऑफ एनवायरनमेंट टू सेल्फ रेगुलेट, वो खुद को क्या करता है, रेगुलेट करता है। तो इस पे काम करता है अप्रोच जो तो समझा, ठीक है हाँ। है इसको डिटरमिनिस्टिक नहीं एनवायरमेंटलिस्ट अप्रोच बोलते हैं। एनवायरमेंटलिस्ट अप्रोच क्या है कि एनवायरनमेंट इज सुप्रीम, तो ठीक है। डिटरमिनिस्टिक अप्रोच नहीं डिटरमिनिस्टिक नहीं है, ये एनवायरमेंटल अप्रोच है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, तीसरा ये कहता है, बस सुन लो, कि एनवायरनमेंट में जितनी इकोसिस्टम में जितनी डाइवर्सिटी होगी उतनी स्टेबिलिटी है। तो इकोसिस्टम में जितनी डाइवर्सिटी होगी उतना ही इकोसिस्टम क्या होगा, स्टेबिलिटी होगा। इसको सिंपल से एग्जांपल से समझ सकते हैं, हमने फूड चेन और फूड वेब देखी थी। तो एक मेंबर के पास मल्टीपल फूड सोर्सेज होंगे अगर एनवायरनमेंट में डाइवर्सिटी ज्यादा होगी। केवल घास ही फ्रॉग खा पाए, ग्रास होपर खा पाएगा तो एक टाइम पे घास खत्म हो जाएगी, समझे। उसके पास कोई क्या होना चाहिए, डाइवर्स उसके पास ऑप्शन होना चाहिए। जिस तरीके से अब स्नेक फ्रॉग भी खा सकता है और स्नेक दूसरा इंसेक्ट भी खा सकता है, या स्नेक छोटे जीवों मछली भी खा सकता है, और भी डिफरेंट मतलब अगर उसके पास डाइवर्स ऑप्शंस होंगे तो उसके सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा होंगे। कहने का मतलब ये है कि इकोसिस्टम में जितनी डाइवर्सिटी होगी उतनी ही इकोसिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा, और उतना इकोसिस्टम क्या करेगा, ग्रो करेगा। और फोर्थ क्या है, फोर्थ है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म। ये जेम्स हटन ने दिया था, हमने जियोमॉर्फोलॉजी में भी थोड़ा इसका पढ़ा हुआ है कि यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म क्या है। यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म बेसिकली क्या कहता है कि प्रेजेंट इज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट एंड फ्यूचर विल बी रिजल्ट ऑफ प्रेजेंट। जो पास्ट में हुआ उसकी वजह से अभी प्रेजेंट बना है, और प्रेजेंट में जो होगा वही क्या होगा, पास्ट में। और ये एक सर्कुलर मैनर में चलते रहेंगे, ठीक है भाई। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, मतलब प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट एंड देयर इज नो वेस्टिज ऑफ बिगिनिंग एंड नो प्रोस्पेक्टस ऑफ एंड। ये स्टेटमेंट है किसकी, यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म की। मतलब जो पास्ट में जो एक्टिविटीज हुई हैं उनकी वजह से ही आज जो हमारा इन्वायरमेंट है वो ऐसा है, इस स्टेज में है जैसा आज है। वो किसकी वजह से है, क्योंकि पास्ट में कुछ इवेंट्स हुए होंगे, और जो आज इवेंट्स हो रहे होंगे उनकी वजह से क्या बनेगा, फ्यूचर में बनेगा। तो इकोसिस्टम में ये 4 प्रिंसिपल काम करते हैं। तो ये हमने इकोसिस्टम खत्म होमोस्टैटिक्स बताइए सर कर दिया, तो होम्योस्टेटिक्स फिर से बताएंगे। ओके, अच्छा इकोसिस्टम का एक कंसेप्ट भाई अपना रह गया है, कौन सा, इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी। इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी कुछ भी नहीं है, नेट बायोमास प्रोडक्शन बाय बायोटिक कंपोनेंट। भाई टोटल जितना भी बायोमास क्रिएट करते हैं कौन, बायोटिक कंपोनेंट, वही क्या है, इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी है। तो इस इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी को एक छोटा सा फॉर्मूला है, कुछ भी नहीं है, ग्रोस इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी।
ये तो क्या हो गई, सब कुछ जितना भी बायोमास प्रोड्यूस किया, एक मतलब लेट्स से मैं एक फॉरेस्ट की बायोमास प्रोडक्शन की बात करूं, तो वो टोटल जितना भी बायोमास प्रोड्यूस हुआ एक बायोटिक एनवायरनमेंट में, वो क्या हो गया, ग्रोस, मतलब टोटल। लेकिन नेट की अगर मैं बात करूं, मतलब नेट बायोमास प्रोडक्टिविटी या मतलब इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी की मैं बात करूं, तो इसमें से रेस्पिरेशन लॉसेज हम घटा देंगे। रेस्पिरेशन मतलब अरे जब प्लांट्स रेस्पायर करते हैं तो CO2, अरे बायोमास का मतलब क्या है, कार्बन कंटेंट, समझ रहे हो। CO2 हमने क्या कर दिया, एक्सहेल कर दिया, तो कुछ बायोमास क्या हो गया, हट गया, तो ये नेट में आ जाएगा। ठीक है बात है। अच्छा, अब आपने पूछना था कि हमने रेस्पिरेशन किसका कंसीडर किया है, तो देखो इस प्रोडक्टिविटी को मैं दो में बांट सकता हूं, सिंपल सा, हर स्टेज पे बांट सकता हूं मैं, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ये मैंने एक जनरल फॉर्मूला दे दिया। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, एक प्लांट्स के द्वारा, ओनली प्लांट्स, या हम बोल सकते हैं ऑटोट्रोफ्स के द्वारा। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में क्या आएंगे, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन बाय प्लांट्स, रेस्पिरेशन बाय प्लांट्स। अरे प्राइमरी सेकेंडरी का कुछ मतलब नहीं है, प्राइमरी में हम कंसीडर कर रहे हैं ऑटोट्रोफ्स को, और सेकेंडरी में हम कंसीडर करें कंज्यूमर्स को। ठीक है भाई, पूरे ओवरऑल में दोनों कंसीडर हो जाएंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी। हमने उसको अलग अलग बाइफरकेट कर दिया। सेकेंडरी में क्या होगा, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो रेस्पायरेट कर रहे हैं उनकी, तो नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू ग्रोस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पायरेशन लॉस। तो ये भी एक किसका पार्ट है, इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी किसका पार्ट है, इकोसिस्टम का। एक और होता है फोर्थ, इकोलॉजिकल सक्सेशन, कि किस तरीके से इकोलॉजी में सक्सेशन होता है। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं एक बार इकोसिस्टम को प्रोडक्टिविटी से मेन मैं बातें बता देता हूँ, 4 बातें। इकोसिस्टम के फंक्शन, नंबर 1 फ्लो ऑफ एनर्जी, नंबर 2 फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तीसरा इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी, या दूसरा नाम इसका कह सकते हैं बायोमास प्रोडक्शन, इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी या बायोमास प्रोडक्शन, और चौथा क्या है भाई, इकोलॉजिकल सक्सेशन। ये तो क्या है फंक्शन। फिर प्रिंसिपल क्या क्या बताया हमने, कि नंबर 1 इकोसिस्टम एक फंडामेंटल यूनिट है स्टडी की, नंबर 2 हमने क्या बताया, होम्योस्टेटिस मैकेनिज्म पे काम करता है, नंबर 3 हमने क्या बताया कि डाइवर्सिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, नंबर 4 हमने क्या बताया कि प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म क्या फॉलो होता है, इकोलॉजिकल। तो ये हमारा पूरा क्या है, इकोसिस्टम। ठीक है भाई, इससे बाहर सवाल नहीं जाएगा। ध्यान ये सबसे इंपॉर्टेंट रखें कि एनर्जी का फ्लो लीनियर होता है, न्यूट्रिएंट्स का फ्लो सर्कुलर होता है। ठीक है भाई, धन्यवाद।